अपरिचित। जब छोटी सी गलतफहमी ने तबाह किया अर्चना का जीवन। वादियों की मीठी ठंडक बटोरते बटोरते धूप और धुंध की आंख मिचौली देखते देखते चीड़ और देवदार के पत्तों के बीच से छनकर आती विशुद्ध हवा को सांसों में भरते हुए कब शिमला पहुंच गए और कब गाड़ी हिमलैंड की पार्किंग में जा लगी, अर्चना को पता ही नहीं चला। रजत महाशय ने तो होटल की सीढ़ियां चढ़ते ही घोषणा कर दी, गाड़ी चलाते चलाते अपना तो बैंड बज गया। भाई अपन को अब कल सुबह से पहले कोई नहीं चलने के लिए कहे, आज पूरा रेस्ट। बच्चे राहुल और रिया तो कमरे में पहुंचते ही जूते उतारकर कंबल में दुबक गए और अर्चना बाथरूम में घुस गई। बढ़िया कुनकुने पानी से नहाकर लौटी तो राहुल और रिया गर्मा गर्म कॉफी पीते हुए टीवी देख रहे थे और रजत अर्चना और खुद के लिए कॉफी तैयार कर रहे थे। अर्चना को सुनहरे सितारों वाले सुर्ख लाल सूट में सजे देखकर उन्होंने चुटकी ली। ये बिजली कहीं गिरने जा रही है क्या? हाँ, जरा माल रोड का एक चक्कर लगाकर आती हूँ। तुम थकती नहीं यार? लो, थकना कैसा, बैंड तो आपका बजा है, मैं तो आराम फरमाती आई हूँ। यूं भी रजत साल भर पत्थरों के पिंजरों में कैद रहने के बाद ये 6-7 दिन मिले हैं। मुझे आजादी के इनमें से आधा दिन भी होटल के बंद कमरे में बैठकर गुजारना मंजूर नहीं। माथे पर बिंदिया का रत्नारी सितारा टांकते हुए अर्चना ने कहा, ठीक है जाओ बेगम, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आना। रजत ने हिदायत दी और अर्चना खिल उठी। कभी कभी अकेले बिंदास घूमने का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। हिमलैंड परिसर से निकलकर सकरी घुमावदार सड़क से गुजरते हुए जब अर्चना ने मुख्य सड़क पर कदम रखे तो उसे एक अनोखा एहसास हुआ कि जैसे यह जानी पहचानी पथरीली सड़क उसी के दरस परस को तरस रही थी। शिमला की मदमस्त फिजाएं और दिलकश मंजर उसे बरस दो बरस से जैसे बरबस यहाँ खींचकर ले ही आता है। माल रोड रंगारंग देश विदेशी पर्यटकों की खुशरंगियों से गुलजार हो रही थी। उन्हीं का एक हिस्सा थी छोटे छोटे कदम रखती हुई अर्चना, जो लिफ्ट की ओर बढ़ी जा रही थी कि अचानक ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए कि नशीली सुरीली धुन हवाओं में खुशबू की तरह बिखर गई। उसने मुड़कर देखा तो लाल पुलोवर और काली जींस में रजत की उम्र का एक डैशिंग मैन माउथ ऑर्गन बजाता हुआ चला आ रहा था। वह जादू जगाने वाली मीठी धुन लिफ्ट तक उसके साथ साथ चलती रही। अपर माल रोड की ओर जाते हुए एक मोड़ पर अर्चना 2 पल सुस्ताने के लिए बैठी तो उसने देखा कि वह व्यक्ति भी इसी ओर चला आ रहा है। उसके सामने से गुजरते हुए पल भर को ठिठक कर उसने एक गहरी नजर अर्चना पर डाली। न जाने क्या था उस नजर में कि अर्चना सिहर उठी। एक भरपूर जवां और रंगहीन शाम माल रोड पर उतरी हुई थी। नए नवेले जोड़े बाहों में बाहें डाले हंसी के मोती बिखेरते घूम रहे थे तो चाबी से चलने वाले खिलौनों से नन्हे मुन्ने बच्चे खरगोश की तरह फुदक रहे थे, जैसे वहां जिंदगी मुस्कुरा रही थी। पहाड़ों की खासियत है कि यहाँ शाम जल्दी उतर आती है और बनी भी देर तक रहती है। इसलिए शाम की इस गुलाबी उजास में नहाती अर्चना बेफिक्र होकर चहलकदमी कर रही थी कि अचानक बादल गरजने लगे और शाम की सुनहरी संतरी रंगत में श्याम रंग घुल गया और देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहाड़ी मौसम के मिजाज को खूब पहचानती थी अर्चना, इसलिए इससे पहले कि ये बूंदाबांदी हल्की या तेज बारिश में बदले वह हिमलैंड पहुंच जाना चाहती थी। अतः उसने अविलंब वापसी की राह पकड़ ली। लिफ्ट पर भीड़ होगी यह सोचकर वह शॉर्टकट वाले ढलवा रास्ते पर उतर आई। वह तेज तेज कदम बढ़ाते हुए चली जा रही थी कि उस भीगे मौसम में एक दर्द में डूबी धुन तैर गई। दिल ने फिर याद किया, बर्क सी लहराई है। अर्चना का जी धक से रह गया कि वो माउथ ऑर्गन वाला भी यहीं कहीं मौजूद है। कौन है और क्या चाहता है यह? अर्चना को यह सोच परेशान भी कर रही थी और डरा भी रही थी। सहसा बूंदाबांदी ने हल्की बारिश का रूप धारण कर लिया और अर्चना सब कुछ भूलकर उस उबड़-खाबड़ सड़क पर सधे हुए कदम रखकर आगे बढ़ने लगी। रिसेप्शन पर चाय का ऑर्डर देकर अर्चना अपने कमरे में पहुंची। राहुल और रिया सो चुके थे। रजत बाहर के मौसम से बेखबर अपना लैपटॉप लेकर बैठे थे। लैपटॉप से नजरें उठाए बिना उन्होंने पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गई बेगम?
पर अर्चना ठंड से कांप रही थी, इसलिए बिना जवाब दिए कपड़े बदलने बाथरूम में घुस गई। रात भर अर्चना ठीक से सो नहीं पाई। आंखें बंद करते ही जैसे वह व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो जाता और कानों में शाम मस्तानी और दिल ने फिर याद किया कि धुनें गूंजने लगती। वह क्यों पीछा कर रहा है उसका? या हो सकता है कि उसे ही कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ, यही होगा, सोचकर उसे तनिक सा चैन आया और वह सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह सवेरे ही वे लोग नालडेहरा की ओर निकल पड़े। सुबह के दुधिया उजास में ताजे ताजे नहाए धोए से खड़े पहाड़ों के दरसने और प्राणदायिनी ठंडी सुहानी हवाओं के स्पर्श ने अर्चना के चित्त को हरा भरा कर दिया था और कल की शाम उसके जहन से उतर चुकी थी। वह फिर से सोन चिड़ैया सी चहक रही थी, हरी भरी घाटियों को झुक झुक कर चूमते हुए धुएं की तरह बादलों और किसी कुशल चित्रकार द्वारा उकेरे गए खूबसूरत चित्रों से अजब गजब नजारों को कैमरे में कैद करने की मंशा से रजत ने एक हेयर पिन मोड़ पर गाड़ी रोक ली। रजत तस्वीरें ले रहे थे और अर्चना राहुल रिया के लिए भुट्टे भुनवा रही थी कि पास से एक सफेद मारुति गुजरी जिसे वह चला रहा था और अकेला था। अर्चना का अच्छा खासा मूड खराब हो गया और उसे पक्का यकीन हो गया कि वह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रजत साथ हैं तो डर काहे का, सोचकर उसने राहत भरी सांस ली। नालडेहरा में किसी हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। रजत और बच्चे उस ओर चले गए और वह घूम घूम कर कुदरती नजारों के चित्र लेने लगी। अर्चना एक पहाड़ी बच्चे की तस्वीर उतारने लगी तो सहसा फ्रेम में वह आ गया। अर्चना ने कैमरा हटाकर देखा तो जैसे वह हिलकर रह गई। एक पेड़ से टिककर खड़ा था वह और नीली जीन्स और क्रीम कलर की जैकेट में कल से भी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। क्या चाहते हैं आप? यह पूछने के लिए जैसे ही अर्चना आगे बढ़ी वह पलक झपकते ही न जाने कहां गायब हो गया। घूम घाम कर शाम को लौट आए थे वे लोग। बच्चे अंताक्षरी खेल रहे थे और अर्चना उनसे बेखबर उसकी ही सोच में डूबी थी कि रजत ने टोका, भाई अर्ची, आज तुम्हारा चैटर बॉक्स क्यों बंद है? कुछ बकबक करो बेगम, चुप्पी तुम्हें शोभा नहीं देती। थोड़ा सिर दर्द है, थकान भी हो रही है, कहकर टाल दिया उसने। रात फिर नींद गायब थी अर्चना की। उसे उसी की सोच ने जकड़ा हुआ था। एक बार तो जी में आया कि रजत को सब बता दे, पर यह सोचकर रुक गई कि रजत न जाने इस बात को किस रूप में ले। वह उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, उस पर शक भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि वह फिर मिले तो उससे झगड़ने ही बैठ जाएं। और एक बात तो पक्की है कि उसे फिर कहीं अकेले नहीं जाने देंगे। इससे तो बेहतर है कि वह चुप ही रहे, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन रिवोली पर सुबह का शो देखकर रजत और बच्चे जाखू चले गए। उनके लाख कहने पर भी अर्चना नहीं गई और सड़क के किनारे बनी दुकानों से छोटी छोटी कलात्मक वस्तुएं खरीदती हुई वह माल रोड पर घूमती रही। आखिर थक कर वह अनमनी सी चर्च के सामने बिछी एक बेंच पर बैठ गई। सहसा मन में चाह उठी कि वह दिख जाए तो चैन आए। अपने आप पर हैरानी भी हो रही थी। अर्चना को जिसकी उपस्थिति की कल्पना भी उसे 2 दिन से भयभीत कर रही थी और जिसके आसपास मौजूद होने के एहसास मात्र से वह असहज होती रही, आज उसी को देखने की ललक क्यों जाग रही है? कहीं चला तो नहीं गया वह? फिर झरने से बहते एक खनकते हंसी के स्वर ने उसके भटकते मन को जैसे रोक दिया। अर्चना ने देखा सामने वाली बेंच पर बैठा एक नवविवाहिता जोड़ा दीन दुनिया से बेखबर आपस में हंसी ठिठोली कर रहा था। नई नर्म कोपल सी कोमल वह लड़की चूड़ा खनकाते हुए भी हंस रही थी, कभी इतरा रही थी तो कभी इतला रही थी और छल छबीला सा उसका पति खिदमती अंदाज में उसके नाज नखरे उठा रहा था। कभी भागकर कुल्फी लाता, कभी पॉपकॉर्न तो कभी चाट के पत्ते। कितने खुशनुमा होते हैं जिंदगी के ये कुछ दिन। फिर तो वही घर गृहस्थी के झगड़े पछड़े। एक ठंडी सांस लेकर सोचा अर्चना ने। एक्सक्यूज मी, मुड़कर देखा अर्चना ने तो सिर से पांव तक कांप गई। सामने वही खड़ा था। आप, कहकर वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। जी आप अर्चना है ना? अर्चना सचदेव, अमृतसर से। जी हाँ, मगर आप, मुझे पहचाना नहीं आपने? उसके स्वर में ना पहचाने जाने का दर्द था। अर्चना ने पहली बार उसे सिर से पांव तक देखा। काले ट्राउजर और बंद गले के काले स्वेटर में वह पिछले दिनों से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। कश्मीरी सेबों सी लालिमा लिए गोरा रंग और घने घुंघराले बाल, किसी हिट फिल्म का नायक लग रहा था वह।
अर्चना ने अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला, स्मृतियों की सारी डायरियां टटोल डाली, लेकिन उसकी पहचान नहीं मिली। तो हारकर अर्चना ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी, मैं नहीं पहचान पाई आपको। मैं अखिल हूँ, अखिल आनंद। वह खालसा कॉलेज। ओ माय गॉड, वहां तक तो मैं पहुंची ही नहीं। कितना बदल गए हैं आप। कैसे पहचानती मैं आपको। लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही हैं आप। तभी तो मैं आपको देखते ही पहचान गया जब आप गाड़ी से सामान निकाल रही थी। इत्तेफाक से मैं भी हिमलैंड में ही ठहरा हूँ। तभी क्यों नहीं बात कर ली आपने। इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते रहे। डर गया था कि आप न जाने कैसा बर्ताव करें, तो अब क्यों सामने चले आए। डर गया था कि कहीं आप चली न जाएं और मैं आपसे दो बातें भी ना कर पाऊं। अकेले आए हैं आप घूमने। मैं घूमने नहीं, काम से आया हूँ यहाँ। शिमला में हमारे सेब के बाग हैं, इसी सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। और बाकी सब पत्नी वगैरह वही हैं अमृतसर में। नहीं, अमृतसर तो कब का छूट गया, अब चंडीगढ़ में हैं हम। एक बेटी भी है मेरी, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत। सच कहूँ अर्चना, मैं आपको अभी भी भूल नहीं पाया, बड़े हसरत भरे स्वर में कहा अखिल ने। अब इन बातों का क्या फायदा, एक निश्वास के साथ कहा अर्चना ने। आप कहाँ हैं आजकल। अखिल ने बात बदली। दिल्ली में। अर्चना, आप यहीं रुकिए प्लीज, कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आया 5 मिनट में, कहकर वह चला गया। और अर्चना का दिलो दिमाग 12 बरसों को चीरकर अमृतसर के खालसा कॉलेज में जा पहुंचा। बीकॉम अंतिम वर्ष में थी वह। 4 सहेलियों की चौकड़ी थी उनकी, मस्त, खिलंदड़ और शरारती। उनके अंतिम 3 पीरियड्स खाली रहते थे, इसलिए वे कॉलेज बस के बजाय पैदल ही घर चल देती थी। हंसती बतियाती आधी सड़क घेर कर चलती थी वे चारों। उन दिनों एक हैंडसम लड़का एक निश्चित दूरी बनाकर उनके पीछे आया करता था बाइक पर। वे उसे कभी मजनू कहती तो कभी रोमियो। वे तो यह भी नहीं जानती थी कि वह दीवाना किसका है। पहली तो तब सुलझी जब परीक्षाएं शुरू होने से पहले लाइब्रेरी की किताबें लौटाने वह अकेली कॉलेज गई। लाइब्रेरी से निकलकर कॉरिडोर तक ही पहुंची थी कि अचानक वह सामने आ गया और एक खुला पत्र उसके हाथ में थमाकर न जाने कहां गायब हो गया। और अर्चना ने कांपते मन और लरजते हाथों से उस अमराई में जाकर वह खत पढ़ा, जहां अपनी हमजोलियों के साथ बैठकर उसने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ी थी। नीरज के गीत गाए थे और भविष्य के आकाश को चांद सितारों से सजाने की योजनाएं बनाई थी। नीले मोती से अक्षरों में लिखा था, अर्चना, मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत बहुत बहुत, इतना जितना कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ मैं, इसलिए सिर्फ प्रेम निवेदन नहीं कर रहा हूँ, ब्याह का प्रस्ताव भी रख रहा हूँ। न जाने फिर कब मिलना हो, इसलिए जवाब अभी ही दे दें प्लीज, हाँ या ना, जो भी होगा मैं कबूल कर लूंगा। अखिल आनंद। खत पढ़कर कपकपी छूट गई अर्चना की, जैसे जाड़ा लगकर ताप चढ़ रहा हो। और न जाने किस भावना के अधीन होकर उसने खत के पीछे 2 पंक्तियां लिख डाली थी कांपते हाथों से। हमारे घरों में ब्याह शादी के फैसले माता पिता करते हैं, पिता मेरे हैं नहीं, इसलिए जो बात करनी हो मेरी माँ से करें। अर्चना। अर्चना ने नजरें झुकाकर उसे पत्र लौटाया था, जिसे पढ़कर भावावेश में अखिल ने उसका हाथ थाम लिया था। आपकी तो हाँ होगी ना। और लज्जाते हुए अर्चना ने हाँ में गर्दन हिला दी थी और उसी पल उसके दिल में बस गया था वह। परीक्षा की तैयारी करते करते किताब कॉपियों में भी जैसे अखिल का चेहरा नजर आने लगा था अर्चना को। उसका वह स्पर्श याद आते ही तन मन सिहर उठता था उसका। पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था, जबकि परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी थे। पढ़ना जरूरी है यह भी जानती थी वह, पर क्या करती। मन के हाथों मजबूर हो चुकी थी। दिल हसरतों के मोती चुनने लगा था और आंखें 100 ख्वाब बुनने लगी थी। लेकिन तब कहाँ जानती थी अर्चना कि उसकी जिंदगी में प्यार की यह चांदनी सिर्फ 4 दिन के लिए ही छाई थी। हाँ, सिर्फ 4 दिन के लिए ही। 5वें दिन माताओं जी के घर गई हुई थी और अर्चना अपने कमरे में बैठी अर्थशास्त्र के एक चैप्टर से सिर खपा रही थी कि माँ आ गई धड़धड़ाती हुई। उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और धीमे मगर चुपते स्वर में बोली, ये अखिल आनंद के साथ क्या चक्कर है तेरा। कौन अखिल आनंद, कैसा चक्कर। उसने नाटक किया। बन मत और साफ साफ बता क्या बात है। पता है, कल शाम
उसका बाप तेरे ताऊजी की दुकान पर आया था और कह रहा था कि आपकी भतीजी मेरे बेटे को फंसा रही है, संभाल ले उसे। मैं तो जैसे शर्म से मर गई। बड़ा नाज था मुझे तुझ पर। माँ रोने लगी तो उसके भी आंसू निकल पड़े कि यह कैसा मजाक किया उसके साथ अखिल ने। रोते रोते उसने पूरा किस्सा माँ के सामने बयां कर दिया तो माँ ने उसे बाहों में भर लिया। देख बच्चे, वे पैसे वाले लोग हैं, उनका हमारा कोई जोड़ नहीं। बस तू इतना समझ ले, तू मेरी बड़ी सयानी बच्ची है, तुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तू पढ़ाई में दिल लगा बस। कैसे लगता दिल पढ़ाई में? दिल टूटा था, चोट लगी थी, दर्द भी होता था और टीसे भी उठती थी कि अभी अभी तो जन्म लिया था उसके प्यार ने और अभी ही उसकी मौत भी हो गई। परीक्षाओं के दौरान ही जैसे आसमान से उतरकर उसके लिए एक रिश्ता आया। परीक्षाएं खत्म होने के फौरन बाद सगाई हो गई और 1 महीने के बाद ब्याह भी। माँ ने उसे सख्त हिदायत दी, बेटा भूलकर भी रजत को कुछ ना बताना। बात तो है भी नहीं कुछ, पर मर्द का क्या भरोसा, किस बात को किस तरह से ले ले। उसने माँ की हिदायत को हमेशा याद रखा था। रजत एक अच्छा पति साबित हुआ। उसने उसे प्यार भी दिया और सुख सुविधाएं भी। फिर राहुल रिया की माँ बनकर तो वह निहाल हो उठी थी। आहिस्ता आहिस्ता वह प्रेम प्रसंग गुजरे जमाने की असफल और कमजोर लघु कथा बन गया। उसकी यादों के अक्स भी दिल के दर्पण से धुंधलाने लगे और अब वह इतने बरसों बाद फिर अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। अर्चना, अखिल खड़ा था सामने, कोक के 2 टिन और ढेरों पैकेट्स हाथों में थामे। अखिल, उसके हाथ से कोक का टिन लेते हुए अर्चना ने वह सवाल पूछा जो अब भी उसके मन में गीली लकड़ी की तरह सुलग रहा था। आपने इतना बड़ा मजाक क्यों किया था मेरे साथ? कैसा मजाक अर्चना? बनिए मत। पहले तो मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, फिर अपने पापा को भेज दिया मेरे ताऊजी के पास कहने को कि आपकी बेटी मेरे बेटे को फांस रही है। क्यों? यह आप क्या कह रही हैं अर्चना? मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं उनके साथ ही तो था। पापा ने तो हाथ जोड़कर आपका रिश्ता मांगा था। आपके ताऊजी ने कहा था अर्चना को टीबी है, पता नहीं ठीक भी होगी या नहीं। अर्चना के हाथ से कोक का टिन छूट गया, जल बिन मछली सी तड़प उठी वह। ऐसा कहा था ताऊजी ने? मेरे अपने ताऊजी ने, जिन्हें मैं पापा की तरह मानती थी। आगे तो सुनिए। वह 2 दिन बाद हमारे घर आए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, पर पापा ने इनकार कर दिया। ये थे मेरे अपने। हाय, मैं 12 साल तक धोखे में रही, पर आपने कैसे यकीन कर लिया उनकी बातों पर? यही थी आपकी चाहत? अच्छा, एक बात बताइए अखिल, टीवी तो दूर की बात है, आपने किसी भी बीमारी की छाया तक देखी थी मेरे चेहरे पर? आप मुझसे मिलते, खुलकर बात करते, लेकिन नहीं, आपने तो मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की अखिल। सबने छल किया मेरे साथ। बोलते बोलते हांफने लगी थी अर्चना। की थी कोशिश, बहुत कोशिश की थी मैंने आपसे मिलने की, पर आपकी माँ ने कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। फिर सोचा वक्त सब ठीक कर देगा, पर फिर सुना कि परीक्षाओं के बाद ही आपका ब्याह हो गया। मैं तब भी आपके ताऊजी के पास गया था। आप तो कह रहे थे कि अर्चना को टीबी है, बचेगी नहीं। तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा था वह ठीक हो गई। आप पूछकर देखिएगा उनसे। किससे पूछूं? ना अब माँ है और ना ही ताऊजी। वह कैसे और क्यों बताती अखिल को कि जो बीमारी उन्होंने उस पर आरोपित की थी, उसी से मिलती जुलती बीमारी से 2 साल एड़ियां रगड़कर मरे वह, और अपनी जिस बेटी के लिए उन्होंने अर्चना का पत्ता काटा था उसकी कैसी दुर्गति हुई ससुराल में। सच है, यह धरती कर्मों की खेती है। न जाने उस साजिश में कौन कौन शामिल था। एक सांस लेकर सोचा अर्चना ने। कुछ देर वहां खामोशी पसरी रही, फिर एकाएक अखिल ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, आप लौटते हुए चंडीगढ़ आइएगा रजत और बच्चों के साथ हमारे घर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अर्चना ने देखा कि उसकी आंखों में वही सितारे झिलमिला रहे थे जो बरसों पहले प्रणय निवेदन करते वक्त झिलमिलाए थे। एक हुक सी उठी अर्चना के कलेजे में। वह कुछ देर तक मुग्ध निगाहों से निहारता रहा अर्चना को, फिर अचानक उठकर खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ अर्चना, मुझे आज ही वापस जाना है। आज की इस मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं, भीगे स्वर में कहकर वह चल दिया। फिर 4 कदम चलकर उसने मुड़कर देखा। न जाने क्या कहा उसकी खामोश निगाहों ने कि अर्चना की आंखें छलक आईं
उन आंसुओं को बहने दिया उसने। फिर आहिस्ता से नरमी से उस विजिटिंग कार्ड को सहलाया और पर्स में रख लिया सहेज कर, एक मधुर एहसास की तरह। वह देखती रही जुदा होकर जाते अपने उस परिचित से अपरिचित को तब तक जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।